हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो जैसे कि पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन 15 डेज में केवल एक एक घंटे के लेक्चर से मतलब 15 आवर्स में पूरी कंप्लीट करेंगे। तो उसी का ये पहला लेक्चर जिसमें अपन पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि हमको एक घंटे के अंदर अंदर पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपना तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आपको एक बार अपने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से सॉल्व करना है। अगर आप नहीं पढ़ रखा बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, आप उसको रीड करें एक बार, फिर अपन उस टॉपिक की एनसीईआरटी को एक बार देखेंगे, देन उस कंसेप्ट को समझकर फिर अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे उनके ए बी सी डी ऑप्शन ये होंगे, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 1 2 वाले क्वेश्चन होंगे उनके ये होंगे, ताकि अपन को बार बार नहीं लिखना पड़े। दूसरी चीज ये कि जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और जो एनसीईआरटी रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी, बट मैं एक्सप्लेन दोनों ही लैंग्वेज में करूंगा। तो जो हिंदी मीडियम के वो पास में अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना, ताकि आप वहां से देख पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो हिंदी वाले वो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़े। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, देन अपन इस क्वेश्चन के टॉपिक की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताता जाऊंगा कि क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है। अब जब करेक्ट इनकरेक्ट वाला है, आप उसके ऊपर मार्क कर दो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कोई सिली मिस्टेक नहीं हो जाए कि करेक्ट पूछा था और अपन ने इनकरेक्ट पे टिक कर दिया। तो सबसे पहले अपन ने करेक्ट पे घोड़ा लगाया, ऑप्शन पढ़ते ए। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट आर नॉन। ऑप्शन बी है डोवेनियर इन अर्ली 19 was the first to consider the idea of trend among properties of element. Third statement है middle element of each of the triad had an atomic weight about a halfway between the atomic number of the other two. और फोर्थ ऑप्शन है all of these, ठीक है। तो ये चार स्टेटमेंट इस टाइप से डिजाइन रहेंगे कि मे बी 90% स्टूडेंट पहली बार इनको पढ़ने पर कुछ ना कुछ गलती करेंगे, बट जब एक बार मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद अपन सोल्व करेंगे, जिससे आपकी गलती भी पता चलेगी, ताकि आप वो गलती बाद में नहीं करें। तो देखते हैं अपन कि एनसीईआरटी में ये चीज कहाँ पे है। तो यहाँ से अपना शुरू होता है। तो सबसे पहले ये तो बेसिक चीज है। अब ये क्या है, पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, बॉन्डिंग और दोनों में। तो एनसीईआरटी वो लाइनें जो बिल्कुल काम की नहीं है उनको स्किप करेंगे, बट ये 100% श्योर है कि जो लाइनें काम की है उनको अपन एक एक को कवर करेंगे। तो यहाँ देखो आप, इन 1831 एलिमेंट अपन को बताते हैं, 1865 में 63 एलिमेंट बताते हैं, और एट प्रेजेंट अपन को 114 एलिमेंट अपन को पता है। तो ये डाटा है जो अपन को याद करना है, जो क्वेश्चन के हिसाब से अपन याद कर लेंगे। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट एक बार फिर से आप याद कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड। तो ये तो बिल्कुल मतलब यूं ही चीज है जो हिस्ट्री के बारे में बता रखी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे अपन देखते हैं कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब है कि पूरी हिस्ट्री बताएगा कि पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो उसमें जो फर्स्ट जो आएगा वो आएगा डोवेनियर। तो अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया था। तो इसमें अपन जो फर्स्ट साइंटिस्ट है उनके बारे में देखते हैं कि जर्मन केमिस्ट मतलब जो साइंटिस्ट है जॉन डोवेनियर इन अर्ली 18 was the first to consider an idea of trend among the properties of element. By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements. जिन्होंने ट्राइड दिया था, इन्होंने ट्राइड का कंसेप्ट दिया था, और इनका कंसेप्ट ये था कि अगर कोई 3 एलिमेंट है, मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ डिटेल में, कोई 3 एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो जो ए बी और सी है उसमें जो बी का एटॉमिक वेट है, इनकी थ्योरी एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, वो ए और सी का जो एवरेज होगा उसके बराबर रहेगी। यह इनका कंसेप्ट था, ठीक है। और इसलिए इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट को ट्राइड बनाया था। तब तो पीरियोडिक टेबल नहीं बनी थी, बट उन्होंने ट्राइड बनाया था। तो वो ट्राइड जो थे वो डोवेनियर के ट्राइड्स के नाम के भी फेमस हुए। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था जो अपन एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। इन ईच केस ही noticed that the middle element of each triad had the atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two. तो ये जो उनका कंसेप्ट था, जो वो मैंने आपको पहले समझाया, वो इन्होंने एनसीईआरटी में बता रखा है, ठीक है। आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। मतलब कि ए और सी जो है, ठीक है, उनकी जो उनके बीच में कौन है, बी।
तो जो बी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी ए और सी के बीच की होंगी। मतलब कि अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और बी का अगर 150 है, तो सॉरी सी का 150 है, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बीच का ही कुछ ना कुछ होगा। हर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी ही होगी, ऐसा उनका एक सेंटेंस था, ठीक है। उसके बाद डोबेनियर द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज दिस आल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन द इंग्लिश केमिस्ट। ये अब न्यूलैंड का जो कंसेप्ट था वो आ गया, बट डोबेनियर का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको सिखा दिया, जो कि ट्राइड का था। और इस क्वेश्चन से मैंने कोशिश की पूरा आपको बता दूं, फिर भी जो लाइनें छुट्टी वो मैंने आपको एनसीईआरटी से कवर करवा दी। तो अब आपका आंसर क्या है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सारे आंसर। तो आपने मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर किया होगा, तो फंस चुके हैं आप इस क्वेश्चन में। डी आंसर नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन इस टाइप से डिजाइन कर रखे कि आप पहली बार में गलती करें, बट एक बार कंसेप्ट पढ़ने के बाद अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं वास्तव में इसका आंसर है क्या। देखो पहला तो बिल्कुल सही है कि 114 अपने पास एलिमेंट है, ठीक है। जॉन डोबेनियर इन अर्ली 18 था, ये 19 नहीं था। तो अपना जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मेरा काम है आपको गलती करवाना ताकि आप वो गलती नीट में ना करें। तो मैंने कोशिश की कि आपको छोटी सी गलती करवा दें तो आप पढ़ेंगे। अब सी तो बिल्कुल ही आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गलत है। तो बी पकड़ना बहुत ईजी था, मतलब सॉरी बी पकड़ना मुश्किल था, बट सी को देखने के बाद तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ऑल नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट बिल्कुल सही है, तो बी में कुछ ना कुछ गलती है। ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखो सी कैसे गलत है। मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड हैज एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ अदर टू। हाफ वे ऑफ द एटॉमिक वेट आता था, एटॉमिक नंबर नहीं थी। ये स्टेटमेंट भी क्या अपना गलत है कि जो मिडल का एटॉमिक वेट रहता है वो दोनों के एटॉमिक नंबर का नहीं होता है, एटॉमिक वेट का। अब एटॉमिक नंबर का जिक्र हुआ है तो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ तो आपको अच्छा दूंगा। तो अब एटॉमिक नंबर की भी कुछ बात कर लेते हैं। जो डोबेनियर थे उन्होंने तो केवल एटॉमिक वेट बताया था, पर एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ए बी सी अपने पास कोई एलिमेंट है, तो जो बी का एटॉमिक नंबर होगा वो भी ए और सी का एवरेज होगा। चाहे आप किसी पे भी लगा के देख लेना, जो आपके एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हो और आपके टीचर ने जितने भी लिखवाए हो, अगर वो डोबेनियर के ट्राइड्स में आता है तो उनका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों साइड साइड वालों का एवरेज बीच वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी घुमा के क्वेश्चन पूछना चाहा तो इस तरह से पूछ सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अपन सेकंड साइंटिस्ट की ओर चले जाएंगे। इस टाइप से अपन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है वो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री का थोड़ा सा बोरिंग है, इसमें याद रखने वाली चीज है। बट जो सेकंड पार्ट होगा अपने वीडियो का, उसमें मतलब बिल्कुल डिटेल में वो कंसेप्ट है जो बार बार पूछे जाते हैं नीट में, तो उसको भी अपन देखेंगे। बट पहले अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो एक बार ये क्या शेड्यूल है वो देखना हो तो मैंने इस पूरे की लॉन्चिंग की जो वीडियो डाली थी वो आप देख लेना, इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो है। सेकंड क्वेश्चन है असर्जन रीजन टाइप का, ठीक है। द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865 प्रोफाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। रीजन है ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक, यहां पे आएगा एटॉमिक नंबर, एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। यहां पर ये जो इंडियन लिख रखा है वो कर दे, सॉरी इंग्लिश कर दे। तो ये हिंदी में क्वेश्चन है, जो हिंदी मीडियम के वो पढ़ ले एक बार, देन मैं एक्सप्लेन तो दोनों में कर ही रहा हूं। तो ये देखते हैं न्यूलैंड का क्या लॉ था। तो द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865 प्रोफाउंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब ऑक्टेव लॉ किसने दिया था? न्यूलैंड ने। ये अपना पहला क्वेश्चन और पहली लाइन हो गई। ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब न्यूलैंड भी एटॉमिक वेट पे गया था। अब कौन एटॉमिक वेट को बेस लिया था, किसने एटॉमिक नंबर को लिया था, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए उन सब ने अपना जो बेस था वो वेट को लिया था, और यही कारण था वो सब फेल हो गए थे, ठीक है। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तब उसका जो बेस था, जो पीरियोडिक लॉ दिया गया, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया गया। इस कारण वो सक्सेस हुए। यहां तक कि मेंडलीव के पहले तक के जितने भी लोग हैं वो सब फेल हुए क्योंकि उन्होंने एटॉमिक वेट को लिया था। तो न्यूलैंड ने भी एटॉमिक वेट के हिसाब से सबको अरेंज किया था, ठीक है। एंड ही नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि उन्होंने 8 एलिमेंट को जमाया था, ठीक है। उसमें जो 8वां एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो पहले एलिमेंट के सिमिलर थी। और इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी कि जो संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पद नि सा, उससे उन्होंने की थी कि पहला सा है तो 8वां भी सा है। एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी 8वें की पहले के सेम हो गया। अब ये कोई लॉजिक नहीं है। अब उन्होंने किस हिसाब से लो दिया वो ये जाना, और वो फेल भी हुए, ठीक है। The relationship was just like every 8 note of the resembles the first in octave of music।
तो न्यूलैंड ने जो बताया था वो मैंने आपको बता दिया। न्यूलैंड ऑफ द ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रूली ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। अब ये जो अगला क्वेश्चन उसमें अपन ये लाइनें देखेंगे, और जो दो लाइनें मेन थी इस क्वेश्चन में पूछी गई वो दोनों हो गई कि ऑक्टेव लो किसने दिया था, इंग्लिश केमिस्ट थे और जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड थे। अब यहाँ आपको फंसा सकते हैं इंडियन केमिस्ट लिख के। अब इसमें तो आपको एक मुश्किल है, यूं भी नहीं बोला, क्योंकि अलेक्जेंडर न्यूलैंड नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई इंग्लिश है। बट कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में अपने से ऐसी गलतियां होती है, तो उनसे बचना है। वो मैं कोशिश करूंगा वो सारी गलतियां आपको इस पूरी इनऑर्गेनिक के सीरीज के दौरान करवाऊं, ताकि आप नीट में ऐसी गलतियां ना करें। तो पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो ये गलत है, उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से किया था। आंसर हो जाएगा असर्शन तो ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे से लिंक कर पा रहे होंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी कोशिश करना, आप भी अपना एफर्ट लगाना, मैं भी अपने एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया चीज दे पाऊँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला अपन ने करेक्ट इनकरेक्ट देखा, फिर असर्शन रीजन देखा। अब 1 और 2 वाला देखते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रूली ओनली फॉर एलिमेंट अप टू मैग्नीशियम। अब ये कहना है कि न्यूलैंड का जो लॉ था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अभी जो एलिमेंट है उसमें मैग्नीशियम तक ही सही था। तो दूसरा स्टेटमेंट है, अपन देखेंगे एक बार उसको। Lothar-Meyer plotted the chemical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against the atomic weight and obtained a periodically repeated pattern। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एक बार खुद जरूर सोचें, एक बार इसको बंद कर लें और आप एक बार सोचें। ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको पता चल गया, कैल्शियम तक होता है, मैग्नीशियम तक नहीं, मतलब पहला तो गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखना बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो अपना सेकंड स्टेटमेंट है उस कंसेप्ट की ओर अपन चलते हैं। देखो, Lothar-Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against the atomic weight and obtained a periodically repeated pattern। मतलब Lothar-Meyer ने अपना एक कर्व दिया था जिससे उसने ये बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये रिपीटेड होते हैं। ये उनका था, और उनका भी मेन जो बेस था वो क्या था, एटॉमिक वेट। तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ भी आपको कोचिंगों में पढ़ा दूंगा, बट अपन बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे, तो एक्स्ट्रा चीज मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। बट वो ग्राफ कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख ले अगर आपके मॉड्यूल वगैरह में कहीं हो, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो अपने काम है कि फटाफट पूरी इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना है, तो एक्स्ट्रा चीजों पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, Lothar-Meyer plotted the chemical properties such as atomic volume, melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट। तो बिल्कुल सही है यार, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट में उन्होंने कर्व बनाया था कुछ इस टाइप का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एक बार फिर आप इस जाल में फंस चुके हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कैसे गलत है? गलत इस टाइप से है भाई कि मान लिया एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अगेंस्ट एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाया था, बट क्या एटॉमिक वॉल्यूम, क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है? ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यहाँ क्या लिख रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो गलती है उसमें आप फंस सकते हैं। और कभी ऐसा भी आ सकता है भाई कि Lothar-Meyer ने केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट ग्राफ बनाया था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो लिख के देखिए एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ ग्राफ बनाया था, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। इसलिए ये क्वेश्चन और ये गलती मैंने आपसे करवाई। तो अपने दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मजा आ रहा होगा आपको इस टाइप से क्वेश्चन करके। ठीक है, 14 क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाला। Lothar-Meyer had developed a table of the element that closely resembled to the modern periodic table। और सेकंड है, Mendeleev arranged the element in a horizontal row and vertical column of a table in order of their increasing atomic weights। चलो, अब मेंडलीव सर भी आ गए हैं, तो इन दोनों को ही देख लेते हैं अपन। तो देखें यहाँ, तो यहाँ पे देखिए, Lothar-Meyer had developed a table of the element that closely resembled to the modern periodic table। मतलब Lothar-Meyer की जो टेबल थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिजेंबल थी, बिल्कुल आसपास की थी। ये अपना पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेटमेंट मेंडलीव वाला है। तो ये जो बीच की लाइन है मैं जो नहीं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल काम की नहीं, मैंने खुद ने पूरी पढ़ रखी है। जो काम की चीजें वो मैं आपको पूरी कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक बॉन्डिंग की पूरी एनसीईआरटी काम की नहीं है। ब्लॉक्स में एक एक लाइन आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि मेंडलीव सर क्या कह रहे थे। ये आ गए मेंडलीव। तो इन सब के फेल होने के बाद मेंडलीव आए, जिनका मतलब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में। उन्होंने क्या कहा था,
Mendeleev arranged the element in a horizontal row and vertical column of a table in order of increasing atomic weight in such a way that the element with similar properties occupied the same vertical column and group. तो यही अपना सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल इजी थे, जो कि आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हिंदी वाले हिंदी में देखते रहे, मैं समझा दोनों ही लैंग्वेज में रहा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। वापस इनकरेक्ट आया, इनकरेक्ट पे गोला लगा लो। असत्य कथन का चयन करें। ए है समटाइम मेंडलीव ignored the order of atomic weight thinking that the atomic measurement might be incorrect and placed the element with similar properties together। भाई साहब, अब मेंडलीव जी ने कहा कि एटॉमिक वेट के अनुसार आप सबको जमाओ, उनकी जो वर्टिकल कॉलम में आते हैं ग्रुप में, उनकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी। अब उन्होंने ये साबित करने के लिए कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक साथ रखने के लिए बंदे ने ये कर दिया कि एटॉमिक वेट का ऑर्डर गड़बड़ कर दिया, और यही अपना पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जो कि सही है। और ये जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, अब अपने एनसीईआरटी में भी एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। बी है ही प्रपोज्ड दैट सम ऑफ द एलिमेंट वर स्टिल इनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल। अब क्या हुआ, अब उनको अपना कंसेप्ट बिल्कुल सही साबित करना था, तो उन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक वेट के अनुसार भी जम जाए, और कुछ कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको भी सही कर ले, बट सेम प्रॉपर्टीज वाले सेम जगह पे आए। उसे इन्होंने ये किया कि कई जगह पर कुछ खाली गैप छोड़ दिए, और उन गैप्स में उन्होंने बोला कि फ्यूचर में ऐसे कोई एलिमेंट आएंगे जो इन गैप्स में आएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में दूसरे एलिमेंट है उनके सिमिलर रहेंगी, और ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की। और बाद में ये चीजें सही भी हुई कि उन्होंने जिस टाइप के एलिमेंट की कल्पना की थी, भविष्यवाणी की थी, बाद में वही एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज तो वो ऐसी ही निकली। इस कारण कहते हैं कि मेंडलीव का जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के में बहुत हेल्पफुल था, ठीक है। सी है ही न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब मेंडलीव किसी भी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते थे। अगर वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान जाते तो ये आगे पीछे रखने वाली एटॉमिक वेट में गड़बड़ करते ही नहीं, वो सीधा एटॉमिक नंबर पे जाते। क्यों? क्योंकि आगे आप देखेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है वो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट से बनी है, जो कि पूरा डिपेंड करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे कि अपन को पता चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो मेंडलीव नहीं जानते थे, यही कारण रहा कि वो फेल हुए। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बट फिर भी अपन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। आंसर है डी, इसका ऑल आर करेक्ट। एनसीईआरटी में एक बार अपन फिर भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाज मोर इलेबोरेट देन द लोथर मेयर। मतलब मेंडलीव का जो सिस्टम था वो लोथर मेयर से अच्छा था, ठीक है। ही फुली रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियोडिसिटी एंड यूज्ड अ broader range of the physical and chemical properties to classify the element. In particularly, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and properties of the compound formed by the element. ये इतनी काम की चीजें नहीं है, आप यहाँ देख लें। ये देखो, यहाँ से जो अपना स्टेटमेंट है वो शुरू होता है। He ignored the order of atomic weight, thinking that the atomic measurement might be incorrect, and placed the element with similar properties together. For example, iodine with lower atomic weight than the tellurium was placed in group 7। मतलब ये जो आयोडीन जो है उसको उन्होंने 6 ग्रुप में रखा, और टेलोरियम जो है उसको उन्होंने किस में रख दिया, 7 ग्रुप में रख दिया, ठीक है। जबकि इनका एटॉमिक वेट जस्ट उल्टा था। इस कारण ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रहेगा जो आपको पूछ सकता था, आप ध्यान रख ले एक बार। आगे देखते हैं दूसरी उन्होंने क्या गलती की। एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम टू अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए सेम ग्रुप। उनका प्राइमरी एम था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को सेम ग्रुप में रखो, इसलिए उन्होंने ही प्रपोज्ड दैट सम ऑफ द एलिमेंट वर स्टिल इनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स इन अ टेबल। जो उन्होंने गैप रखे, फॉर एग्जांपल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पब्लिश्ड द पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के टाइम पे ऐसे कौन से 2 एलिमेंट थे जो कि पब्लिश्ड नहीं थे, गैलियम और जर्मेनियम। और उन्होंने कैसे जगह छोड़ी थी वो मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है गैलियम, और यहाँ पर आता है सिलिकॉन, और उसके बाद आता है जर्मेनियम। तो उन्होंने कहा था कि एल्यूमिनियम के बाद कोई न कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज इसके ग्रुप के सिमिलर रहेंगी, और एल्यूमिनियम के नीचे था, इस कारण इसको इन्होंने एका एल्यूमिनियम कहा।
और इसी टाइप से इसको क्या कहा, एका सिलिकॉन कहा, और फिर बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। और अभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कई बार नीट में कि एका एल्यूमिनियम कौन है, तो गैलियम है, और एका सिलिकॉन कौन है, जर्मेनियम है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ लिख रखा देखो, लेफ्ट द गैप अंडर द एल्यूमिनियम एंड ए गैप अंडर द सिलिकॉन कॉल्ड द एलिमेंट एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। मेंडलीव predicted not only the extension of gallium and germanium but also described some other general physical properties। दूसरे भी ऐसे थे बट मेन जो एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं। These elements were discovered later। Some of the properties predicted by Mendeleev for this element and those found extremely are listed in table 3.3। तो ये इतनी काम की नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। The bloodness of Mendeleev quantities predictions and their eventual success made him and his periodic table for famous। ये तो फालतू है, अपन चलते हैं आगे जो काम की चीजें। अब आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें उससे पहले अपने क्वेश्चन का क्या आंसर है वो अपन एक बार देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया अपना डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा क्वेश्चन। हेनरी मोजले हेल्प इन मेकिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड है, ही thereby showed that the atomic number is the more fundamental property of element than the atomic mass। ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है पहले ही कि हेनरी मोजले जो थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में उनका मेन रोल था। एंड उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको भी अपन एनसीईआरटी में से समझ लेंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक मास से बढ़िया प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। ये दोनों चीजें अपन एक बार देख लेते हैं। ये देखो, he must bear in mind that the Mendeleev developed a periodic table। Chemist knew nothing about the internal structure of the atom। ये अपना जो पहले वाला स्टेटमेंट था वो है, ठीक है। However, the beginning of 20th century, ये ठीक है, चलो यहाँ से अपन देखते हैं। In 1913, the English physicist Henry Moseley observed regularities in the characteristics of X-ray spectra। मतलब हेनरी मोसले ने अपने जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे किया था, एक्स-रे स्पेक्ट्रम पे किया था, ठीक है। ए प्लॉट ऑफ अंडरवुड म्यू, जब म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इमिटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर जेड गिव ए स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ अंडरवुड म्यू वर्सेस एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास के साथ फ्रीक्वेंसी का कोई ग्राफ नहीं मिला उनको, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ, थोड़ा ये जटिल है बट मैं आपको समझाता हूँ कि मोजले ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे उनको ये पता चला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसी कारण उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एलिमेंट की मेन जो बेसिक प्रॉपर्टी उनको अरेंज करने की वो एटॉमिक नंबर है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, छोटी चीज कि हेनरी मोजले ने एक तो पीरियोडिक टेबल मॉडल में अपना डेवलपमेंट में योगदान दिया था, दूसरी उन्होंने अपना जो वर्क था वो किस पे किया था, एक्स रे स्पेक्ट्रम पे किया था। दूसरी कौन सी क्वांटिटी या को उन्होंने देखा था, तो फ्रीक्वेंसी को देखा था और एक ग्राफ प्लॉट किया था, बस, ठीक है। देखते हैं, he thereby show that the atomic number is more fundamental property of the element than atomic mass। Mendeleev periodic table law from the according to modified that is known the modern periodic law। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है वो अपन आगे देखेंगे, उससे पहले अपना क्वेश्चन का क्या आंसर है वो देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं अपन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो बिल्कुल सही है जो कि मेंडलीव ने दिया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जो कि गलत था। बाद में ये हेनरी मोजले ने इसको चेंज कर दिया एटॉमिक नंबर, इसी कारण ये सही हुआ और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन पाई, ठीक है। आर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर क्या न्यूक्लियर चार्ज के सेम होता है या डिफरेंट होता है? तो एक कंसेप्ट आप यहां समझ लें कि कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है Z। अब Z जो है वो क्या है, प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, कुल मिलाकर एक चार्ज है। तो टोटल जो न्यूक्लियर चार्ज किसको कहेंगे, न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन रहते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर रहेगा, प्रोटॉन के बराबर रहेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और वो एटॉमिक नंबर Z के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पर एक बार अपन एनसीईआरटी में देख लेते हैं।
एनसीईआरटी में बताना तो मेरा धर्म है, क्योंकि वादा किया आपको कि एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पढ़ाएंगे। देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। द पीरियोडिक लॉ रिलीव्ड इंपॉर्टेंट, ये तो कोई काम का नहीं है इतना। अपन चलते अपन ने जो स्टेटमेंट बनाया था उस पर, वो यहीं कहीं लिखा हुआ, आप देख लेना। बाकी जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक बार समझा दिया। अब आगे चलते हैं अपन जो क्वेश्चन है उस पर, क्योंकि फटाफट अपन को सारी चीजें कवर करनी है। अब आ जाएंगे अपन इस हिस्ट्री को छोड़कर क्वांटम नंबर। वीडियो के एंड में मैं आपको एक वो वाला कंसेप्ट सिखा दूंगा कि आईयूपीएससी के अनुसार वो किसी भी 100 से ऊपर वालों का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगा। उसके ऊपर अभी कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि बिल्कुल ईजी है वो, ठीक है। तो अपन 8वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सेकंड है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब चलते हैं अपन एनसीईआरटी के उस कंसेप्ट पे जहां पर ये सारी चीजें लिख रखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ठीक है। तो देखो, अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे नहीं, उनको आपके ऊपर टाइम दूंगा, छोड़ूंगा कि आप सॉल्व करें। बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कंसेप्ट समझने हैं, वो मैं आपको समझा के वही सॉल्व करवा रहा हूँ, देन एनसीईआरटी में बता रहा हूँ। अब यहाँ अपन एनसीईआरटी पढ़ के देखेंगे कि आप क्या गलती कर सकते थे। तो सबसे पहले यहां से दिखते हैं कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल नॉन एज शेल। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिट सबशेल्स, आल्सो रिफर्ड टू एज ऑर्बिट्स इन ए एटम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक ऑर्डर याद कर लें, ठीक है। अपने पास टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4, ठीक है। उसमें मेन क्वांटम नंबर जो होता है उसको कहते हैं अपन एन, ठीक है। और 4 होते हैं एन, एल, एम और एस। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनमें से जो ये मेन क्वांटम नंबर होता है वो किसी के भी शेल के बारे में अपन को बताता है, शेल के एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन कि अपना क्वेश्चन क्या था। अपन ने दोनों स्टेटमेंट को देख लिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट गलत है सर, यहाँ पे शेल को बताता है सर, तो ये ध्यान रखना अपन को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिट इन एटम इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, शेल के बाद आता है सब शेल। रुक जाओ, एक बार मैं वहीं आपको लेके चलता हूँ कि कौन सा क्वांटम नंबर किसके बारे में अपन को बताता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा इससे। ये रहा, देखो। अब एन जो है वो शेल को बताता है, शेल के बाद क्या आता है? सब शेल, उसके बारे में बताएगा एल। उसके बाद एम जो है वो स्पिन के बारे में बताता है, और एस जो है वो भी, सॉरी, एस जो है वो स्पिन के बारे में बताता है। अब सब शेल के बाद क्या आएगा? ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन फील होंगे। और ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे ही अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि एन जो है वो शेल की अपन को इंफॉर्मेशन देता है, और एल है वो सब शेल की देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था 8वां, वो भी अपना खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब पूछा अपन को करेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखना है। करेक्ट के ऊपर मैंने एक बार फिर गोला लगा दिया, पढ़े आप भी एक बार क्वेश्चन। द ग्रुप इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल। द ग्रुप इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल। The 4f and 5f inner transition series of elements are placed separately in the periodic table to maintain its structure and the preserve the principle of classification by keeping the element with similar properties in a single column. C है, element in the same vertical column or periodic have similar valence electron configuration, the same number of electron in outer orbital and similar properties. अब देखते हैं अपन कितने स्टेटमेंट सही है वो। देखते हैं अपन कि यहाँ क्या लिख रखा है कि द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल, ठीक है। इन अदर वर्ड, सक्सेसिव पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल इन एसोसिएटेड विद फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल लेवल ऑफ एनर्जी। अभी एक कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरे कैसे जाते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल होते हैं ऑर्बिट के, उसके बढ़ते क्रम में, मतलब पहले कम एनर्जी में फिर ज्यादा एनर्जी में बढ़े जाते हैं, जो कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में डिटेल में पढ़ा जाता है n+l के लॉ से। तो अपना जो पहला स्टेटमेंट था वो ये है कि द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल। मतलब जो n की वैल्यू होती है वो किसी भी पीरियोडिक टेबल में उसके पीरियड को डिनोट करती है। मतलब n बराबर 6 है तो वो एलिमेंट छठे पीरियड का है, ठीक है। ये अपना स्टेटमेंट है। उसके बाद देखते हैं कि
4f इनर ट्रांजिशन, उसके बाद का सेकंड स्टेटमेंट है द 4f एंड 5f इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली इन a periodic table to maintain its structure and to preserve the principle of classification by keeping the element with similar properties in a single column. अब 4f और 5f जो कि f ब्लॉक है, इनको अलग से पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा रीजन ये है कि अगर उनको अपन बीच में रख देते तो अपना जो कंसेप्ट है कि जो सेम ग्रुप में आ रहा है, वर्टिकल कॉलम में आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाती। इस कारण उनको अलग से रखा गया। ठीक है, ये जो दो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। उसके बाद ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो अपना तीसरा स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि एलिमेंट इन सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट्स एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब जो सेम ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो सेम होता है, उसी कारण क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ये तीन स्टेटमेंट अपने देखते हैं कितने सही और कितने गलत है वो। तो द ग्रुप इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन ऑफ द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, तो बिल्कुल सही है, ये सेकंड भी सही है। द एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और पीरियड हैव अ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द सेम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, सही है। तो आंसर हो जाएगा अपना डी। हिंदी वाले देख ले एक बार क्वेश्चन, उसके बाद में मैं पूरी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट इन ए वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ए ग्रुप और फैमिली एंड एग्जिबिट द सिमिलर केमिकल बिहेवियर। ठीक है, रीजन है एलिमेंट हैव द सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो असर्जन है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ में तत्व एक समूह या परिवार का निर्माण करते हैं और समान रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आर है तत्वों बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण समान होता है। तो इसको भी देख लेते हैं अपन 10वां क्वेश्चन भी। तो देखो, द एलिमेंट इन ए वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ए ग्रुप और ए फैमिली एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर, ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है। द सिमिलरिटी अराइज बिकॉज दिस एलिमेंट हैव द सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट एक क्वेश्चन अलग से यहाँ बताया गया है, तो इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी में वो लाइनें भी बता दी। तो आंसर हो जाएगा ये भी सही और ये भी सही, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन पहले वाला थोड़ा सा हल्का था, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। ए हीलियम बिलोंग टू द एस ब्लॉक बट इट्स पोजीशन इन ए पी ब्लॉक अलोंग विद द 18 ग्रुप एलिमेंट। It has a half-filled valence shell 1s2 and as a result exhibit properties characteristics to other noble gases। अब देखो, अपने पास होती है ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसमें यहां तो होता है अपने पास हाइड्रोजन और यहां होता है अपने पास ऊपर ही ऊपर हीलियम। ठीक है, अब हीलियम होता है यहां पे, आज दिन तक तो कई लोग मानते थे कि ये पी ब्लॉक का है, बट सर ये बिल्कुल गलत है। कई लोग मानते थे पी ब्लॉक में 18th ग्रुप का है, पर ये गलत है। हीलियम जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। अब मेन चीज तो यहाँ है, तो अब हीलियम को उनके साथ क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि हीलियम का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आएगा 1s2, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और कैसा है? फुल फील्ड। फुल फील्ड है मतलब कि नोबल गैस। नोबल गैस किसको कहते हैं? 18 ग्रुप वालों को, जिनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड होता है। तो उसके सेम है हीलियम का, इस कारण इसको उनके साथ रखा जाता है 18 ग्रुप के साथ, और 18 ग्रुप आता है पी ब्लॉक में, इस कारण इनको उसके साथ रखा था। बाकी एक्चुअल में हीलियम किसका है? हीलियम है एस ब्लॉक का। ठीक है, तो क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। हीलियम बिलोंग टू एस ब्लॉक बट इट पोजिशन इन पी ब्लॉक अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट 18 ग्रुप, सही है ये। इट हैज द, ये तो गलत लिख दिया, इट हैज द फील्ड वैलेंस शेल, हाफ फील्ड वैलेंस शेल 1s2 एंड एज ए रिजल्ट एग्जिबिट प्रोपर्टिस्टिक कैरेक्टर ऑफ नोबल गैस। अब 1s2 तो आपने बिल्कुल सही लिखा, पर हाफ फील्ड है क्या ये? 1s4 तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो हाफ फील्ड नहीं, ये फुल फील्ड है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेते ताकि संतुष्टि हो जाए अपन को एक बार। ये देखो,
एक तो दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये हीलियम वाला है, हीलियम बिलोंग टू द एस ब्लॉक बट इट पोजीशन इन अ पी ब्लॉक अलोंग विद द ग्रुप 18 इन एलिमेंट जस्टिफाई बिकॉज इट हैज द कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल एंड एज अ रिजल्ट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेस। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक दूसरा भी एक्सेप्शन है हीलियम की तरह हाइड्रोजन का भी, वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन हैज ओनली वन एस इलेक्ट्रॉन एंड हिंस कैन बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। रीजन है गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए नोबल गैस अरेंजमेंट। अब हाइड्रोजन तो भाई साहब अलग ही लेवल का आदमी है, देखते हैं अपन क्या। अब देखो ये अपनी फिर से पीरियोडिक टेबल है और यहां बैठा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। अब अगर हाइड्रोजन देखो, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, किसके बराबर है 18th ग्रुप के इक्वल, ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन घटा दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s0। ये किसके बराबर हो गया, मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया तो वो किसके बराबर हो गया 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप के बराबर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कौन जाते हैं 17 वाले। जब 17 वाले एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, इस कारण इसको 17 का भी मानते हैं। और वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो भी वो नोबल गैसेस में जा रहा है। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है, ऐसे है फर्स्ट ग्रुप वाले, इसको फर्स्ट का भी मानते हैं। तो हाइड्रोजन की दिक्कत ऐसी है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप वाले भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नोबल गैस लेते हैं, और जोड़ रहे तो 17वां वाला भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के नोबल गैस लेता है। इस कारण ये कंफ्यूज रहा कि हाइड्रोजन फर्स्ट का है या फिर 17 का है, इस कारण इसको पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अलग से रखा गया है। बट अपन फर्स्ट ग्रुप के साथ इसको मानते हैं, उसका रीजन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उसके सेम है, और कई ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो 17 हेलोजन के साथ भी सेम है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब यहां देखते हैं अपन स्टेटमेंट, हाइड्रोजन हैज ओनली वन एस इलेक्ट्रॉन एंड हिंस कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप। तो बिल्कुल सही है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, सही है। और दूसरा क्या है, गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए नोबल गैस अरेंजमेंट। अब ये भी है तो सही, बट क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं। अगर गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए नोबल गैस अरेंजमेंट ये सही रीजन है नहीं, तो स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि वो 17 ग्रुप का है। क्यों, क्योंकि 17 ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस लेते हैं। तो अगर फर्स्ट ग्रुप वाला स्टेटमेंट है तो अपना असर्शन है, रीजन ये होना चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस का लेता है। तो है दोनों सही, बट आंसर हो जाएगा बी अपना। एक बार एनसीईआरटी में जाते हैं अपन और इन लाइनों को पढ़ते हैं। देखो, अदर एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन, इट हैज ओनली वन एज इलेक्ट्रॉन एंड हिंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1। इट कैन आल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए नोबल गैस अरेंजमेंट एंड हिंस कैन बी बिहेव सिमिलर टू ग्रुप 17, ठीक है, एलिमेंट, बिकॉज इट स्पेशल केस which shall place hydrogen separately at the top of the periodic table। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लाइनें जो थी वो भी मैंने आपको बता दी और कंसेप्ट जो था वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो 12वें का आंसर हो जाएगा बी। बस दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का क्वेश्चन है। अपन सबसे पहले काम करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को एनसीईआरटी में से पढ़ लेते हैं कि होता क्या है वास्तव में। अब देखो, जब अपन ने यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके बाद यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह दे रखे। अब वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर ही है, उसमें अपन देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेटल नॉन मेटल के बारे में दे रखा, उसको अपन देखते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे सर, आराम से शांति से पढ़ना। फिर एक ही तरीका मैं आपको, एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए चुटकी में आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ के फिर बताऊंगा। पहले एनसीईआरटी अपन पढ़ लेते हैं। In addition to displaying the classification of element into S, P, D, F block, show another broad classification of elements based on their properties। अब हम एक काम करते हैं यार, ये एनसीईआरटी में मेटल नॉन मेटल की जितनी प्रॉपर्टी है वो मैं अपने ट्रिक से आपको एक बार याद करवा देता हूँ। फिर आप एनसीईआरटी पास खोलकर बैठे ही होंगे, उसमें से आप एक बार खुद पढ़ लेना और क्वेश्चन दो मैं बता रहा हूँ उससे अपना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एक बार आप देख लेना, बाकी मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ एक बार, ठीक है। फिर बाकी का अपन आगे देखेंगे। देखो, अपने पास पहले मैं एक यहाँ पीरियोडिक टेबल बना लेता हूँ, छोटू सा पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ आता है एस ब्लॉक और यहाँ आता है पी ब्लॉक। मानते हो? बिल्कुल मानते हो। अब एस ब्लॉक में कौन आता है? एस ब्लॉक में आता है अपने पास सोडियम। पी ब्लॉक में कौन आता है अपने पास? हेलोजन, कोई भी ले लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कुछ भी ले लो। सोडियम क्या है ये बताओ आप मेरे को। सोडियम क्या है? एक मेटल है कि नहीं है? सोडियम आपको मेटल है वो नहीं पता, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम क्या है? मेटल है, यस।
तो सोडियम क्या है? मेटल। मतलब मेटल की जो सारी प्रॉपर्टी है वो सोडियम के बराबर है। सही है बिल्कुल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस क्या है? गैस है। गैस क्या होता है? नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वही ऑक्सीजन और फास्फोरस सब पी ब्लॉक वालों की हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, और बाकी मैक्सिमम यही अपन को मेटल नॉन मेटल पढ़ना है, ना कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक। तब देखते हैं, देखो मेटल और नॉन मेटल। अब एक चार्ट बनाकर अपन सारी प्रॉपर्टी याद करते हैं। मेटल लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड? एस ब्लॉक किस ओर होता है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। तो मेटल भी किस ओर होंगे अपने पास? लेफ्ट साइड। तो नॉन मेटल किस ओर हो गए? राइट साइड। ठीक है। दूसरी चीज, मेटल लेफ्ट में होता है, नॉन मेटल राइट में होते हैं। अब अपन क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट को भी देखते रहते हैं। ठीक है, तो मेटल कंपेराइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट एंड अपियर टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो राइट साइड नहीं, मेटल तो लेफ्ट साइड होते हैं, ये गलत हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हमेशा हाई होगा। मेटल मतलब तो धातु, उनको पिघलाना बहुत मुश्किल है। और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड स्टेटमेंट है कि मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बिल्कुल सही है। अब एक एक्सेप्शन है मेटल्स में। क्या एक्सेप्शन है? अलग कलर से बिल्कुल प्रदर्शित करेंगे उसको आपके सामने, कि ऐसे भी मेटल अपने पास जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि Hg, जैसे कि और भी हैं जो कि मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिख करके देखो, गैलियम, सीजियम। अब ये क्या है? जिन जो है तो मेटल, बट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है, जो कि एक एक्सेप्शन है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। और तीसरा स्टेटमेंट अपना ये है कि गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। नहीं सर, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब एक और देख लेते हैं, ये तो आप छठी सातवीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। मैंने ये राइट लेफ्ट वाला था जो मैंने आपको कंसेप्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से क्लियर किया। ठीक है, तो ये हो गया सही अपना। नॉन मेटल आर लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट नहीं सर, राइट होता है। ये भी क्या हो गया अपना? गलत हो गया। छठा देखते थे, एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, वन गोज लेफ्ट टू राइट। अब देखते देखो, सिंपल भाषा में बिल्कुल रंग बिरंगे कलर से आपको समझाएंगे कि एस से पी की ओर जा रहे हैं अपन। एस से पी की ओर जाने पर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अपन मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हैं। तो यहां पे जाने पर, एस से पी की ओर जाने पर क्या हो रहा है कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब ऊपर से नीचे जाने पर अपन को बिल्कुल उल्टा याद रखना है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, यही अपना स्टेटमेंट था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो छठा आपके सामने प्रदर्शित किया गया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 सही है अपने पास। आंसर हो जाएगा बी कि 3 स्टेटमेंट अपने सही है। मेटल नॉन मेटल पूरा देख लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लो आप एक बार। अब देख लेते हैं मेटलॉइड्स क्या होता है। मेटलॉइड ऐसे जो नो मेटल है ना नॉन मेटल है, बीच के इंसान। अब कौन है वो बीच के इंसान? चलिए एनसीईआरटी में एक बार प्रदर्शित करते हैं आपको नॉन मेटल की ओर। तो नॉन मेटल्स, और सॉरी नॉन मेटल्स क्या, मेटलॉइड्स। हाँ देखो, द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलोरियम boarding this line and running diagonally across the periodic table show properties that are characteristic both metal and non-metal. These elements are semi-metal and metalloid. सब फालतू बकवास है। अपन तो पढ़ेंगे बिल्कुल सीधे स्मार्ट तरीके से कि कम समय में मेटलॉइड्स को याद कैसे किया जाए, जैसे मेटल और नॉन मेटल को याद किया था। याद ऐसे किया जाएगा कि मेटलॉइड्स को क्या कह सकते हैं अपन? सेमी मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास मेटल की आधी प्रॉपर्टीज होती है और आधी किसकी होती है? नॉन मेटल की। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ये बात भी सिद्ध हो गई। तो आल्सो नोन एज सेमी मेटल, सही है। आल्सो शो प्रॉपर्टी दैट कैरेक्टरिस्टिक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी सही है। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए? सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। क्या ये भी सही है? अपन को क्या पूछा है? इनकरेक्ट। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? सब लोग कहेंगे सही है, मैं कह रहा हूं गलत। क्यों गलत है? मेटेलॉइड एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम्पल्स कई बार नीट में पूछे गए और नीट का फेवरेट स्टार क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अपने को ध्यान रखना इसके एग्जाम्पल नींद में भी कोई उठा के पूछ लेने तो बिल्कुल सही से बताने। भाई साहब यहाँ गैलियम नहीं जर्मेनियम आएगा। गैलियम तो मेटेलॉइड में आप गिन ही नहीं सकते हो। और दूसरी एक चीज ये बताई गई है आपकी
ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें ये इस टाइप से डायगोनली अरेंज्ड होते हैं, बीच में यहाँ मेटल होते हैं, यहाँ नॉन मेटल होते हैं, और ये बीच में ऐसे इस टाइप से अरेंज होते हैं मेटल। ये जो थी वो आज की कहानी थी अपनी, जो अपन ने देख ली पूरी। तो आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन उस पॉइंट पर चले जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको देखने मिलेंगी। एटॉमिक साइज, उसके बाद अलग अलग साइज है, जो कोवेलेंट बॉन्ड, जो मेटेलिक बॉन्ड, उन सब के बारे में अपन एनर्जीज के बारे में देखेंगे, एंथैल्पीज के बारे में देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि पीरियोडिक टेबल की बहुत स्टार क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का ये जो लेक्चर था वो यहीं खत्म करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और देनी रह गई है, जो दे देते हैं ये अननील वाला। आईयूपीएससी ने जो 100 से ऊपर वाले जो होते हैं उनके लिए कुछ एक आईयूपीएससी में नामकरण रखा है, जिसमें 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, सेकंड को बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट और ऑक्टो अन। ये आप याद कर लेना, 0 से 9 तक क्या कहते हैं। अब जो भी नाम होगा उसके पीछे ईएम लगाते रहना आपको। जैसे कि एग्जाम्पल 101, एक क्या है अन, 0 क्या है नील, एक क्या है अन, अननील, लास्ट में ईएम, अननील अनियम लगाना है, अननील अनियम, अननील बायम, अननील ट्रायम, अननील क्वाडियम, अननील पेंडेनियम, अननील हेक्सेनियम। इस टाइप से आपको सारा पूरा करना है। एक बार नीट में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था आज से 2-3 साल पहले, तो कभी कभार फिर पूछ ले तो बता दिया। पूरी एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल की वो चीज़ें जो बिल्कुल बोरिंग है, कोई नहीं पढ़ाता है कोचिंग में, और अपन स्किप करके जाते हैं, और कई बार मुक्का मार ही देता है नीट वाला, वो सारी इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था आपके साथ पढ़ाने का, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना 100% दूँ। बहुत समय लगा इन क्वेश्चन को डिजाइन करने में, छोटी छोटी गलतियाँ आप करें वो सिर्फ करने में। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करना, अगर कुछ कमी दिखी तो कमेंट में जरूर बताना, अपन सुधारेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन 15 दिनों में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर इनऑर्गेनिक पूरी रिवाइज करवा पाओ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो नेक्स्ट अपन ऑर्गेनिक को भी करेंगे इसी प्रकार से। देन फिजिक्स, फिजिकल, बायो का भी कुछ ना कुछ तो यूनिक तरीके जिससे मैं पढ़ा था वो लाकर आपको पूरा करवाएंगे। 3 महीने बचे हैं तो अपनी जान लगा दो, अब टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है। तो बस आज का ये जो लेक्चर वो यहीं खत्म करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मैं कोशिश करूंगा रोज रोज एक वीडियो मिले। कभी कभार कॉलेज में पढ़ाई की वजह से, कभी फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, उनके कारण कभी लेक्चर लेट हो जाए, तो हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो। बट अपन ने 3 फरवरी से अभी शुरू किया है, तो कोशिश करेंगे अपन कि इसको 20 फरवरी तक तो निपटा ही दे। तो बस आज के लेक्चर यही खत्म करते हैं। 15 घंटे में मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है आपको, तो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड